हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर फील्ड की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक रीड करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या किसी और फील्ड से जावा फील्ड में या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, क्या क्या रीड करना है और आपको क्यों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कुछ टॉपिक को यहाँ पर मेंशन करेंगे या कुछ टॉपिक हमने जो लिखे हैं वो आपको समझाएंगे कि देखिए ये टॉपिक आपको रीड करना है, लेकिन क्यों रीड करना है ये सारे कारण आज जान लेंगे ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अपनी जो सॉफ्टवेयर फील्ड की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, मान लीजिए किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और जावा में स्विच करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एटलीस्ट आपको रीड करना है, कम से कम आपको रीड करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आप रीड कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना आपको नॉलेज अगर है तब आप जावा टेक्नोलॉजी या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चीज है आपकी, अगर मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप सॉफ्टवेयर फील्ड में एकदम पूरी तरह से बिगनर हो, तो आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज लेना है। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग नहीं करते, वो किसी और फील्ड से स्विच कर रहे हैं या अभी फिलहाल में एक स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं कॉलेज में वो हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेना है। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑफिस सूट भी होते हैं या और भी चीजें होती हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिंदगी भर सॉफ्टवेयर फील्ड में जब काम करोगे तो जिंदगी भर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहोगे, वो डिवाइस है कंप्यूटर। तो एटलीस्ट आपको कंप्यूटर का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि मैं जिस कंप्यूटर या जिस मशीन का यूज कर रहा हूं सुबह से शाम तक, या बहुत बार आपको रात में भी काम करना पड़ेगा और मान लीजिए 365 दिन भी आपको काम करना पड़ सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा वर्क आपको देगी और मे बी ट्रेनिंग में तो आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग शेड्यूल में आपका टाइम फिक्स नहीं होता, वहां पर आपको कुछ सिखाया जाता है, देन उसके बाद कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क अगर आपसे दिन में कंप्लीट नहीं होते तो आपको रात को भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप ये सोचिए कि आपको कंप्यूटर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अब जिस चीज के साथ आप टाइम स्पेंड करने जा रहे हो ना, उस चीज का आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए ना। मतलब मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेसिक की ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कैसे इनपुट ले रहा है, कैसे उसको प्रोसेस कर रहा है और कैसे किसी इंसान को आउटपुट दे रहा है, किसी मशीन को आउटपुट दे रहा है, जो भी है। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये सारी चीजें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये एक एक चीज आपको रीड करना है, तभी आप सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे और बहुत ही लंबे समय तक, जिसे बोलते हैं ना कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाता है जो किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेता है, देन किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है और उसका टोटली ध्यान वहीं पर होता है। लेकिन अगर उसके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है, वो खुद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। वो क्या करेगा, वो किसी और दुकान वाले के पास जाएगा या किसी और थर्ड पर्सन के पास जाएगा और उससे उस प्रॉब्लम को फिक्स करवाएगा। लेकिन अब आपके पास अगर कंप्यूटर का पूरी तरह से नॉलेज है तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होते, तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है एटलीस्ट आप उनको फिक्स कर सको। जो भी बग्स होते हैं थोड़े बहुत जो कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है या जब आपका प्रोजेक्ट रन होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या आपकी आईडी को इंस्टॉल करने, जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब सीखते हो तो किसी ने किसी पर्टिकुलर आईडी का यूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो उस आईडी में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आप उसको एटलीस्ट उसकी जो बग होती है उसको तो फिक्स कर सको। इतना नॉलेज तो आपको कंप्यूटर बेसिक में होना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि जावा हमें क्यों चूज करनी चाहिए। तो देखिए, एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, जावा इज कंसिडर अ सिक्योर लैंग्वेज। समझ रहे हो आप, सिर्फ एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, सिक्योर लैंग्वेज। अब सिक्योर मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाली चीज को सिक्योर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जो बहुत ही सिक्योर होती है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मली आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि सी को C++ है आपके पास, जावा है, पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, स्विफ्ट है,
और भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी। लेकिन जावा क्यों चूज करना है? जावा अगर आपको किसी भी डेटाबेस को सिक्योर करने में इंटरेस्ट है, किसी भी सर्वर को बिल्ड करने और उसका जो डेटा है उसको सेफ रखने में, आपको ऐसी चीजों में अगर दिलचस्पी है तो मस्ट बी चूज आपको जावा पढ़नी चाहिए। क्यों? ये पूरी तरह से सिक्योर मानी जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि नॉर्मली लोग आजकल पाइथन को भी चूज करते हैं, लेकिन पाइथन अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो, डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, या आपको एआई में इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मे भी आपको चूज करने के लिए कहूंगा पाइथन। क्यों? वहां पर जावा क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि पाइथन वहां के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपको डेटाबेसेस में या सिक्योरिटी से संबंधित कामों में इंटरेस्ट है, शौक है, उनको बनाना, लोगों की चीजों को सिक्योर रखना, इन चीजों में अगर दिलचस्पी है तो मस्ट बी चूज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो ठीक है कि मैंने जावा चूज कर ली और मुझे जावा पढ़ना चाहिए, लेकिन अब बात ये आती है कि नॉर्मली मैं किसी और फील्ड से स्विच कर रहा हूं और मुझे अब सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर होना है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि फिलहाल मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर, जावा के बेस पे इंटरव्यू देकर कंपनी में इंटर हो जाता हूं। देन कंपनी मुझे जो भी ट्रेनिंग देगी उसके बेस पे मैं धीरे धीरे जावा को सीखते जाऊंगा और अपना काम एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा टॉपिक एटलीस्ट पढ़ना चाहिए जिससे किसी भी थर्ड पर्सन को ये लगे कि इसको जावा का नॉलेज है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो जावा में आप रीड करके किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, या नॉर्मली आप जावा का थोड़ा बहुत काम कर पाओगे। तो हम एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट चीज है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? जैसे आप किसी प्रोग्राम को जब लिखते हो ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिक्स करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें उप्स कॉन्सेप्ट है। उप्स कॉन्सेप्ट लगभग आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है। अगर आप उप्स कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से अगर रीड करके चले जाओ और किसी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको अगर बोल दो कि सर मुझे उप्स बहुत ही अच्छे से आता है, तब भी आप इंटरव्यू फाइट कर लोगे या इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। क्यों? क्योंकि उप्स को बहुत वेटेज दिया जाता है, बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर उप्स का नॉलेज है देन ये बहुत सारा काम कर लेगा। तो उप्स कॉन्सेप्ट भी आपको रीड करना चाहिए। उसके बाद आपको डेटा टाइप्स का नॉलेज होना चाहिए। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? देखिए, हमारे घर में जो डस्टबिन होता है ना, वो डस्टबिन का काम क्या होता है कि हमारा घर का जो भी फालतू कचरा है, फालतू चीजें हैं, उसको संभाल के रखना है। रखता वो भी संभाल के ही है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन वो घर की जो यूजलेस चीजें हैं उनको संभाल के रखता है, यूज वाली नहीं, यूजलेस जो होती है उनको संभाल के रखता है, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होती है कि जो प्रोग्रामिंग में आपके काम की चीजें नहीं होती वो गार्बेज में डाल दी जाती है, तो उसको गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है। तो इस चीज का भी आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका उप्स कॉन्सेप्ट में आ जाएगा इनहेरिटेंस। उसके बाद जेवीएम, ये जेवीएम का आपको बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म भी आप अगर उप्स पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। अरेज, अरे, लिस्ट, डिक्शनरी, ये चीजें भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी और फील्ड से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको अरे, लिस्ट, डिक्शनरी ये क्या होती है और थोड़ा बहुत की कैसे काम करती है एटलीस्ट आपको बनाते आना चाहिए। अगर इतना भी नॉलेज है और किसी और फील्ड से आ रहा है तो ठीक है, आपके लिए इतना काफी है, बाकी तो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं तो उसके आगे के जो भी काम होते हैं ना, जैसे किसी वेबसाइट को बनाना, किसी गेम को बनाना, या मान लीजिए किसी और टेक्नोलॉजी को आप बिल्ड कर रहे हो, तो वहां पर फ्रेमवर्क जो होता है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी चीज को बिल्ड कर पाओगे, किसी भी चीज को कंप्लीटली कर पाओगे। अदरवाइज तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज लेके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम ही बना पाओगे ना। जब आगे की स्टेप्स काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे, तो वहां पर मस्ट भी आपको फ्रेमवर्क के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट जब इंटरव्यू दे रहे हो, नॉर्मली अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो फ्रेमवर्क क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम लिखते हुए आपको आना चाहिए। अगर एटलीस्ट इतना नॉलेज है तो आप इंटरव्यू के हिसाब से बढ़िया से इंटरव्यू में आंसर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनका नॉलेज होना चाहिए। फाइनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जेनरिक्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस,
इंटरफेस, इनहेरिटेंस आपका उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। और इंटरफेस क्या होता है ये आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। जेडीबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट इसकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत लिखते हुए आना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको इसके डेफिनेशन की ये क्या होता है, देन उसको कैसे लिख सकते हो, इतना भी अगर पता है देन आप इंटर कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद पैकेजेस क्या होते हैं, जैसे पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस, प्री डिफाइंड फाइल्स होती है, ऐसे पैकेजेस क्या होते हैं। तो पैकेजेस के बारे में आपको पढ़ना है कि जो प्री डिफाइंड फाइल्स होती है उनका एक बंडल होता है, उसको पैकेज कहा जाता है। तो ये जो भी है इनकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए, और एटलीस्ट इंप्लीमेंट कैसे करना है थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लासेस क्या होती है और कलेक्शन क्या होती है, क्लासेस भी आपको रीड करना चाहिए। अगर आप जावा का इंटरव्यू, मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे अगर आप एक इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या, ये उप्स के अंदर आ जाएगा। अगर आप उप्स आपने बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो रीड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो इसको आपको रीड करना चाहिए। लास्ट, अब हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है सर, हमने यहाँ पर जावा चूज कर ली, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक रीड कर लिया, देन हमने जो जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी रीड कर लिए। अब आगे हम काम क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि कल को अगर हमें किसी कंपनी ने हायर कर लिया तो हम काम क्या करेंगे? एटलीस्ट हमें पहले से प्रिपेयर होना है, हमारे दिमाग में जो भी एक मेंटेलिटी बनती है कि कल को हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को करने से पहले एक थिंकिंग लगा लेते हैं, ठीक है, कि ये काम हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो वो काम आपको पहले से अगर पता चल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो उसमें हम यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें लिखी हैं कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड कर लेते हो तो उसके बाद आप कौन कौन से काम कर सकते हो। ठीक है, तो उन कामों के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं हिंट देता हूँ, देन आप आगे और रीड कर सकते हो, आगे कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। तो फर्स्ट है, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड करते हो तो आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। वेब डेवलपर क्या होता है? वेबसाइट बनाना। ठीक है, नॉर्मली आप ये समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी, किसी भी शॉप या किसी भी शॉपिंग मॉल की जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो भी चीजें यूज हो रही है, वो क्या क्या आगे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, ये सारी चीजें ऑनलाइन किसी एक पेज पे लिखना, ये एक वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, तो उस वेबसाइट को कैसे बिल्ड किया जा सकता है वो आप काम सीख सकते हो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, फर्स्ट चीज तो खत्म हो चुकी है। सेकंड चीज, आर्किटेक्ट। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप एक आर्किटेक्ट का नॉलेज रखकर आर्किटेक्ट बन सकते हो। कैसे? आर्किटेक्ट में काम ये होता है कि आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा जो घर है वो किस टाइप से बन सकता है, तो आप उसका एक नक्शा प्रिपेयर कर सकते हो। किसी बड़ी बिल्डिंग को प्रिपेयर कर सकते हो, किसी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा बना सकते हो। मान लो जी कोई शॉपिंग मॉल बनने वाला है तो शॉपिंग मॉल की पहले से डिफाइन जो डिजाइन होती है वो पहले से बनाई जाती है, वरना बहुत ज्यादा खर्चा होने के बाद अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर क्या करता है, एक आर्किटेक्ट होता है जो पहले से किसी भी बिल्डिंग का नक्शा प्रिपेयर कर लेता है, तो वो आप बन सकते हो। आप यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको डेवऑप्स के लिए हायर करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर फ्रेमवर्क का नॉलेज है देन आप डेवऑप्स इंजीनियर में बहुत ही अच्छा काम कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा से मतलब जो भी सैलरीज होती है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब नॉर्मली अगर एक वेब डेवलपर और डेवऑप्स इंजीनियर की तुलना की जाए तो जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है ना उनकी जो सैलरी हाइक है वो बहुत ज्यादा होती है वेब डेवलपर की तुलना में। एंड्रॉइड डेवलपर आप बन सकते हो। एंड्रॉइड डेवलपर मतलब एंड्रॉइड मोबाइल के लिए जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनके यूज या वो एप्लीकेशन बनाने में आप या जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में भाग लेकर उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में मदद कर सकते हो। देखिए, एक एप्लीकेशन या एक जो प्रोजेक्ट होता है ना उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है अलग अलग। मान लीजिए एक टाइम पे उस प्रोजेक्ट में पाइथन भी यूज हो रही है, जावा भी होती है, HTML होती है, CSS होती है, जावा स्क्रिप्ट हो रही है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आप उसमें जावा का आपका जो हिस्सा है उसको पकड़ के आप अपना काम दे सकते हो। तो मतलब एक प्रोजेक्ट में कंप्लीटली आप भाग नहीं लेते, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा हिस्सा तो दे सकते हो ना। तो कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है ना तो वो एक टीम को काम देती है। उस टीम में एक जावा का डेवलपर भी होता है, एक पाइथन का भी होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको CSS का नॉलेज है, एक व्यक्ति होता है जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का नॉलेज है, एक होता है जो टेस्टिंग करता है कि किस टाइप से वेबसाइट दिखेगी, किस टाइप से ये वर्क कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कंपनी में इंटर होने के बाद हमें सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाएगी या पता चल जाता है। ठीक है, अगली चीज है यहाँ पर इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन आप बना सकते हो, जो एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया से काम कर रहे हैं आजकल। अगला है यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट। अगर किसी का बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, मान लीजिए आप जावा का बढ़िया सा नॉलेज रखते हैं और किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस बिजनेस को आप एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? कि आपके बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, कितना आउटपुट हो रहा है, ये सारी चीजें, मतलब जो भी इनकम होती है, जो भी खर्चा होता है, उनको मैनेज करना, उसका एनालिसिस करना कि
हमें और कंपनी को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए अभी के फिलहाल में हमारी कंपनी ने मान लीजिए 200 करोड़ का जो भी है इनकम किया है, तो अगले साल हमें 200 प्लस कैसे करना है उसकी एनालिसिस करना है। ये बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में। तो पर्टिकुलर आप किसी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत ही अच्छा है, जावा के साथ आप कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे किसी कंप्यूटर या जो डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं उन एप्लीकेशन को बिल्ड करने में भी आप अपना भागीदारी दे सकते हो, ठीक है। अगला है डेवऑप्स के लिए आप गेम्स बना सकते हो। गेम्स आजकल बहुत चलते हैं, बहुत ही बच्चे नए नए गेम्स को लॉन्च करते हैं, उसको खेलना पसंद करते हैं, नए नए गेम्स को आजमाना पसंद करते हैं। मतलब जैसे कोई पहले क्या होता था कि एक गेम फिक्स हो जाता था, जो गेम सभी लोग वही गेम खेल रहे हैं, मतलब नए गेम पे कोई भी जाता नहीं था, स्विच नहीं होता था। आजकल क्या होता है, जब भी मार्केट में नया गेम आता है ना तो लोग क्या करते हैं, फटाफट उसको खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बच्चे हैं ना, यंग जनरेशन, वो बहुत ही ज्यादा गेम खेलती है और वो नए नए गेम्स को खेलना पसंद करती है। उनको नई चीजों में इंटरेस्ट होता है कि ये गेम कैसे वर्क करता होगा, ये गेम कैसे हम खेल सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें और बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप गेम डेवलपर बन गए तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बहुत ही अच्छी सैलरी अर्न होगी, बहुत ही अच्छी कंपनी में आपको काम मिलेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग डेटाबेसेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जावा इज द सिक्योर लैंग्वेज, मतलब जावा सिक्योरिटी के हिसाब से बेस्ट मानी जाती है। अगर आप मान लीजिए एक रोबोट बना रहे हो, ठीक है, तो रोबोट में भी जो सिक्योरिटीज डेटाबेस होगा या जो सिक्योरिटी से संबंधित काम होंगे वो मतलब ये मान लीजिए कि जावा में ही चांसेस है कि लिखे जाएंगे। अगर किसी बैंक में अगर किसी बैंक की सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, किसी बैंक का एप्लीकेशन बनाया जाएगा या किसी बैंक का डेटाबेस बनाया जाएगा, या बैंक में जो कस्टमर्स होते हैं उनके डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए कुछ बनाया जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो जावा में ही बनाए जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जावा ही यूज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जावा का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जावा इज द सिक्योर लैंग्वेज। मतलब बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, और जैसे बहुत बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं ऑनलाइन, जो डेटाबेस को स्टोर करते हैं, कस्टमर्स के डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर स्टोर रखना, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का यूज होता है। और जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 1 पे होती है। तो आई होप कि आपको जावा समझ में आ चुकी होगी। अगर आप किसी और फील्ड से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर होना चाहते हो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करना चाहिए। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको एटलीस्ट नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप एक इंटरव्यू निकाल सको। कंपनी में हायर होने के बाद कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है बढ़िया से, तो वहां पर ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एटलीस्ट इतना तो मिल जाता है कि आप उस कंपनी में सर्वाइव कर सको, कंपनी में काम कर सको, किसी प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट 10-15 दिन काम कर सको, इतना नॉलेज हो जाता है। और 10-15 दिन में आपको आगे की जो भी प्रोसेस है वो पता चल जाएगी, तो आप धीरे धीरे भी रीड या अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें यह पता चल चुका है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों पढ़नी चाहिए और उसमें आगे क्या क्या हम काम कर सकते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। आई होप कि आपको सारी चीजें जो मैंने आज एक्सप्लेन की है वो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।